नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। बातचीत के इस विशेष एपिसोड में हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी से। डॉक्टर राकेश पाठक आप जानते हैं, बेहद चर्चित पत्रकार, प्रतिष्ठित पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। उन्होंने कई अखबारों में नौकरी की, संपादक रहे और अब जो है अलग अलग चैनलों पे एक्सपर्ट के तौर पे आते हैं, स्पीकर के तौर पे आते हैं और उनकी जो व्याख्या होती है वो सच साबित होती है। कई बार उनकी व्याख्याएं सच साबित हुई है। और जो व्याख्या करते हैं तो व्याख्या जो है वो तर्क संगत होती है और उस व्याख्या में उनकी दृष्टि, उनका विजन दिखाई पड़ता है। तो आज हम उनसे बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर के और देश की राजनीति को लेकर के कि देश में क्या चल रहा है। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, संभवतः इस महीने घोषणा हो जाएगी। तैयारी तो हर जगह चल रही है। एनडीए भी अपनी तैयारी कर रही है, इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी कर रही है, सीट शेयरिंग पे हर जगह बात चल रही है, सीट शेयरिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में एक सीट पे, खजुराहो वाली सीट पे समाजवादी पार्टी के लड़ने की बात है। बाकी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है मुख्य दल, एनडीए में अपने आप में बीजेपी प्रमुख दल है। तो हम बात करते हैं और हम जो है राकेश भाई, नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या हाल है आपके प्रदेश का, मध्य प्रदेश का? क्या हो रहा है? विधानसभा चुनाव में तो हम लोग सोचते रहे कि कांग्रेस जीत करके आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस जीत करके नहीं आई। बीजेपी पिछली बार से ज्यादा ताकत से जीत करके आ गई। तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? कहा जा रहा है कि सिंधिया जी को भी लड़ाया जाएगा और 2 सीट पे शायद लड़ाया जाएगा। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री रहे हमारे पिछले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको लड़ाया जाएगा 2 सीटों पर, उनके भी नाम की चर्चा हो रही है। क्या है वहाँ का समीकरण, क्या है वहाँ का गणित? पहले एनडीए की समझ लें, बीजेपी की समझ लें, फिर आपसे इंडिया गठबंधन की बात समझेंगे। देखिए धनंजय जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की पहले आपने बात कही है, तो हमें ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हम सब लोग, मैं हूं, आप हो, देश भर के पत्रकार जो मध्य प्रदेश में गली गली, गांव गांव घूम रहे थे, उन्होंने समाज की नब्ज पर हाथ रख के जो धड़कन महसूस की थी, उसकी आवाज ईवीएम मशीनों से निकलकर नहीं आई। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये बात सही है कि जो जनादेश था वो अप्रत्याशित था। जो खामियां कांग्रेस की रही होंगी, हम चुनाव के बाद उस पर कई बार विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। स्वाभाविक है, जो पार्टी चुनाव हारती है उसकी गलतियां भी होती हैं और जनता की मर्जी है, जनता जिसे चुनना चाहे वो चुनती है। सिर्फ पत्रकारों के आकलन करने से 5-7 करोड़ लोगों के राज्य में कोई फैसला नहीं होता। तो मध्य प्रदेश में जो फैसला हुआ वो देश के सामने है। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे पहले हम एनडीए गठबंधन का आपने उल्लेख किया है, तो पहले हम उसका जिक्र कर लें। कल आधी रात के बाद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, ये लोग सब कल दिल्ली में बैठक कर रहे थे बीजेपी मुख्यालय में, और उसमें मध्य प्रदेश प्राथमिकता पर था। जो खबरें छनकर आ रही हैं बाहर, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपनी सूची बहुत जल्दी 1-2 दिन में जारी कर देगी, जिसमें कम से कम मध्य प्रदेश के 10 से 12 नाम होंगे और नाम उसमें चौंकाने वाले होंगे। ये मेरा आकलन है। कई नाम ऐसे होंगे जो बिल्कुल या तो बिल्कुल नए होंगे या जिनके बारे में ये नहीं सोचा जा रहा होगा कि इनको यहाँ की बजाय यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि एनडीए गठबंधन की जहां तक बात है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दूसरा दल नहीं है जिसके साथ बीजेपी को या अमित शाह को, जेपी नड्डा या नरेंद्र मोदी को साझेदारी करनी हो, सीटों को लेकर बंटवारा करना हो, कोई बैठक करनी हो। उनके गठबंधन में शामिल कोई दल मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी के सामने ज्यादा समस्या नहीं। राजस्थान में शायद एक आध कोई छोटा हनुमान बेनीवाल वगैरह छोटे कोई दल के नेता हैं, उनको उनकी सीट हो सकता है बीजेपी दे दे, लेकिन जो मध्य प्रदेश है वहां ऐसा कुछ बीजेपी को किसी को नहीं देना है। अब तक की जो खबरें आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ा सकती है विदिशा से या भोपाल से। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, ऐसे संकेत हैं। और वे खुद भी लगातार अपने इंटरव्यू और बयानों में कह रहे हैं कि वे चाहते हैं जनता के बीच से चुनकर आए।
तो ये 2-3 बड़े नाम है। वीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष, उनकी सीट बदली जा सकती है, खजुराहो की जगह भोपाल हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, विधानसभा अध्यक्ष बन गए, केंद्र में मंत्री थे इतने सालों से मोदी सरकार में, उनकी सीट मुरैना खाली है, मुरैना श्योपुर जिसको कहते हैं संसदीय सीट। मुझे लगता है बीजेपी अपनी गति से सही काम कर रही है, ठीक समय पर वे बढ़त लेकर अपने नाम घोषित कर देंगे ऐसा लगता है। कांग्रेस से ये उम्मीद अभी नहीं करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कोई फैसला कौन, उनकी कोई बैठक हुई है अभी। उसकी एक वजह ये भी है कि राहुल गांधी, उनके जो राष्ट्रीय नेता है, वे कल दोपहर में मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में वे रहेंगे, मुरैना से प्रवेश करेंगे, ग्वालियर शिवपुरी होते हुए और दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में से होते हुए मालवा जाएंगे उज्जैन तक, फिर वे राजस्थान में वहां से प्रवेश करेंगे। तो मुझे लगता है राहुल जब तक मध्य प्रदेश में है तब तक कम से कम कल 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई पहल होती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। हाँ, उनके अपने रायशुमारी चल रही है, जीतू पटवारी, ये लोग सब पूरे मध्य प्रदेश के दौरे कर चुके हैं, पर वो प्रत्याशियों के नाम कब तक तय कर पाएंगे ये देखना अभी बाकी है। जी धनंजय जी, तो मैं हूँ कि मध्य प्रदेश की तो ये बात है, लेकिन ये जो बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ये केवल उनका नारा है या आपको लग रहा है कि 400 पार हो सकते हैं? और 400 पार अगर लग रहा है उनको, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 400 पार कहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, प्लस विपक्ष इस बार अलग तरीके से खड़ा है। एक बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी के क्रियाकलाप से नाराज है। देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जाती है, बावजूद इसके कि मीडिया रोज ढोल पीट रहा है कि देश जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, जीडीपी यहाँ पहुँच गया, तीसरी अर्थशक्ति हम जल्दी बनने वाले हैं। आपके मध्य प्रदेश में अभी हाल में ही उन्होंने ढेर सारे कई हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए, वगैरह वगैरह चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 400 पार जो उनका नारा है उसमें कहीं की सच्चाई है? देखिए, जहां तक नारा अब की बार 400 पार का है, इस नारे का प्रश्न है तो मैं इसे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में लेता हूं। हमारे देश के चुनाव भी एक साइकोलॉजिकल वारफेयर की तरह लड़े जाते हैं। सामने वाले प्रतिस्पर्धी को मानसिक रूप से कमजोर करना, उस पर शुरू से ऐसी बढ़त ले लेना कि देखिए हम तो 400 पार जाने वाले हैं, अब बची कितनी सीटें हैं तुम्हारे पास? 134, 143। तो ये बीजेपी भी जानती है कि इस बार ये नारा थोथा साबित होने वाला है। उसकी वजह ये है कि एक तो बीजेपी कह रही है कि 370, मोदी जी कह रहे हैं 370 तो अकेले बीजेपी लाएगी। तो पहला प्रश्न तो ये है कि कहां से लाएगी? पिछली बार का उनका जो आंकड़ा है 303, वो हाईएस्ट पर था। आप बताइए, राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9। आखिर ऐसा कौन सा नया राज्य पैदा हो गया देश के नक्शे पर जहां से बीजेपी अपनी इस मैक्सिमम की लिमिट को पार कर जाए? कोई सीटों की संख्या तो बढ़ नहीं गई है। अब रहा सवाल दक्षिण भारत का, जहां मोदी जी और उनकी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ताकत लगाए हुए, लेकिन वहां तो अभी तेलंगाना और कर्नाटक में बुरी तरह से मुंह की खा चुके हैं। पिछली बार जितनी सीटें थी कर्नाटक में, इस बार तो उतनी आती दिखाई नहीं दे रही। महाराष्ट्र, बिहार और 2 बड़े राज्य हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में सीटें हैं, वहां भी पिछली बार जितनी थी वो अधिकतम की सीमा थी। अब नहीं लगता ऐसा कि उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो 400 पार का नारा एक खोखला नारा है। अपनी घबराहट, अपने भीतर की बेचैनी को छुपाने के लिए बार बार मोदी जी और उनकी पार्टी 400 पार का नारा दे रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी सूरत में बीजेपी इस तरह के आंकड़े को छूने जा रही है। इसके उलट सरकार बनाने के लिए जितनी संख्या चाहिए, हो सकता है बीजेपी उस आंकड़े को भी न छू पाए। आप उनके घटक दलों की बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, माफ कीजिए। 38 दल हैं सर बीजेपी के अलावा। उनमें से 38 में से कितने दल ऐसे हैं जिनके 2, 4, 6 सांसद अभी थे? कितने दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं था लेकिन गठबंधन में शामिल है, एनडीए में? नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं तो उन घटक दलों को कितनी सीटें देने वाले? मुख्य धारा का मीडिया इस पर एक भी दिन डिबेट नहीं कर रहा।
इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पे गतिरोध हो जाए, थोड़ी देर हो जाए उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में, तो प्राइम टाइम डिबेट चलना शुरू हो जाती है। लेकिन एनडीए गठबंधन की आखिरी बैठक कब हुई थी, ये कोई नहीं पूछता। कितनी सीटें किस अपने सहयोगी दल को बीजेपी या नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं करता। और दे भी रहे हैं तो क्या वे सारे 38 दल एक एक सीट जीत कर आने वाले हैं? अगर 370 बीजेपी की जीत आ रही है सीटें और वे 38 जीतने वाले हैं, तो 408 हो गई। तो ये कपोल कल्पना है, दिवा स्वप्न है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यद्यपि हम भविष्यवक्ता नहीं है, इस देश के भाग्य विधाता हम और आप नहीं है, भाग्य विधाता है मतदाता। जनता जो चाहे वो कर सकती है, राजीव गांधी को 400 से ऊपर सीटें दे सकती है, लेकिन तब की परिस्थितियां और कुछ थी, आज कुछ और है। आज 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है मोदी के खाते में। नैरेटिव वे कोई बना नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगा था कि राम मंदिर का उद्घाटन करके, प्राण प्रतिष्ठा करके वे देश में कोई हिंदुत्व की लहर उठा देंगे, सुनामी आ जाएगी। लेकिन आपने देखा, अब 1 महीना हुआ है 22 जनवरी से, 1 महीना 6 दिन 7 दिन हुए हैं, कहीं कोई राम मंदिर की चर्चा दिखाई दे रही है आपको? तो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। और सामने विपक्ष है, जिसमें राहुल गांधी जैसा नेता है जो 6000 किलोमीटर अब फिर निकल पड़ा है सड़कों पर। विपक्षी एकता सामने है, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन जैसे दिग्गज उनके साथ हैं। केजरीवाल साथ हैं दिल्ली में आज की तारीख में, ममता बनर्जी भी दरअसल साथ आएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत कठिन है डगर बीजेपी की। जी जी, बहुत कठिन है डगर बीजेपी। आपको क्या लग रहा है कि ये जो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो 400 पार या इतने पार का जो दंभ भरते हैं, उसके पीछे ईवीएम है। ईवीएम को ये जो है कंट्रोल करते हैं और जितनी संख्या बताते हैं। कई बार तो ये भी आया कि इतने वोटों से हम जीतेंगे, किसी ने कहा, और उतने ही वोट से जीते। ईवीएम को लेकर के तमाम तरीके के संदेह हैं, तमाम तरीके के आंदोलन चल रहे हैं, और इसमें तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कूद गई है कि भैया ईवीएम से जो है चुनाव होगा। तो वीवीपैट की कुछ बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बैलेट पेपर से बात हो। सिविल सोसाइटी के लोग हैं, किसान भी आ गए हैं, उनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील हैं वो लगे हुए हैं कि इस बार चुनाव नहीं होने देंगे। कल तो हमने एक वीडियो देखा और अपने प्रोग्राम में भी दिखाया उस वीडियो को, जिसमें चढ़ूनी बोल रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोल रहे हैं कि ईवीएम तोड़ो। बाकायदा जो है वाम सेफ और वो लोग, वाम सेफ के लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम 15 लाख ईवीएम है, तो 15 लाख ईवीएम को तोड़ देना है उस दिन जब ईवीएम लगाया जाएगा। तो इस तरह की चीजें चल रही है। क्या आपको लगता है कि ईवीएम वाकई गड़बड़ है और ईवीएम के बिना चुनाव होना चाहिए था, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए था? देखिए धनंजय जी, मैं नहीं कह सकता ईवीएम गड़बड़ है या सही है, लेकिन पूरी दुनिया में कुल मिलाकर अब आधा दर्जन देश बचे होंगे जहां पर ईवीएम से चुनाव होता है। दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में इस मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं होता है। आज बीजेपी कुछ भी कहे, मेरा एक वीडियो है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, संपादकीय लिखा था कि 2004 और 2009 में जब बीजेपी चुनाव हारी 2 बार लोकसभा का, तो उसके बाद बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव जीवीएल नरसिंह राव ने किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी बिलीव अवर ईवीएम मशीन। यानी जीवीएल नरसिंह राव को उस वक्त ईवीएम मशीनें लोकतंत्र के लिए खतरा दिखाई दे रही थी। उस किताब की भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। जीवीएल नरसिंह राव और किरीट सोमैया देश भर में अलग अलग स्थानों पर जाकर डेमो करके दिखाते थे कि ईवीएम बहुत गड़बड़ चीज है, बहुत खराब है, इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन 2014 में जीत गए तो अब ईवीएम उनके लिए परम पवित्र हो गई। मैं नहीं जानता ईवीएम सही है या गलत है, लेकिन एक सभ्य और लोकतांत्रिक देश में अगर किसी एक तकनीक पर देश में बहुसंख्यक लोगों को भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, तमाम पार्टियां सवाल उठा रही हैं, टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ खेला हो सकता है, इसको किसी तरह छेड़ा जा सकता है, इसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है पहले से। तो अगर इतना संदेह है तो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग उन लोगों से बिल क्यों नहीं लेता, उनकी बात क्यों नहीं सुन लेता? 26 विपक्षी दल मिलने के लिए समय मांग रहे हैं निर्वाचन आयोग का। दिग्विजय सिंह कितनी बार ट्वीट कर चुके हैं, कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग किसी से मिलने को तैयार नहीं।
एक एक्सपर्ट है, उसने कहा कि मैं आयोग के सामने करके दिखाने को तैयार हूं इसको कैसे हैक किया जा सकता है, उससे मिलने को तैयार नहीं है। कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने किसी तरह ये कोई ईवीएम हासिल करके करिश्मा कर दिखाया था, उसके खिलाफ सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इतने सारे संदेह किसी चीज को लेकर हैं, तो क्यों ना उस पर एक बार देश के सामने बात हो जाए, सब मिल बैठकर बात करें। और ये जो तर्क दिया जाता है कि कागज के मतपत्रों को गिनने में बहुत समय जाया होगा, तो भाई जिस देश में 1.5 2 महीने तक चुनाव प्रक्रिया चलती हो, 7 चरणों में मतदान होता हो, तो मतों की गिनती में अगर 2 दिन लग भी जाएंगे तो कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। जिस देश में लोग सड़कों पर मदारी का खेल देखने के लिए, बंदर का नाच और सांप सपेरे का खेल देखने के लिए घंटों खड़े हो जाते हो, वहां देश के भाग्य विधाता का निर्वाचन होने के लिए, उसके मतों की गिनती के लिए 24 घंटे अगर लग भी जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। धनंजय, हम और आपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में वो दौर देखा है जब बैलेट पेपर से मतगणना होती थी। हम खुद सुबह निकलते थे काउंटिंग के दिन और तीसरे दिन घर पहुंचते थे। पूरी काउंटिंग होने के बाद, अखबार निकलवाने के बाद 2 रात तक कितने राउंड की गिनती हो गई, हेडलाइन पहले पेज पर बैनर बना के, फिर अगले दिन गिनती फिर चलती रहती थी, रुकती तो थी नहीं, नॉन स्टॉप होती है। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है। तो चुनाव आयोग, भारत सरकार और बीजेपी एक बार इस संदेह का निवारण क्यों नहीं कर देते? क्या परेशानी है उसमें उनको? जी धनंजय जी जी, क्या परेशानी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और सवाल ये कि कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर में जो चंडीगढ़ में चुनाव हुआ तो 37 के आसपास बैलेट पेपर थे, और इतनी कम संख्या में इतनी बेईमानी हो गई कि 8 बैलेट पेपर को बैठ करके एकदम सीसीटीवी ऐसे देखते हुए जो है उसने कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर दखल नहीं दी होती तो फिर तो वो वही था जैसे पहले होता रहा। तो कई लोग, एक मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू कुरैशी साहब का, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके, रिटायर हो गए, वो कह रहे थे कि बैलेट पेपर में फिर तो लूट लिया जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप जो है वीवीपैट सबको दीजिए और वो ट्रांसपेरेंट जो पहले हुआ करता था वो ट्रांसपेरेंट रखा जाए, कांच उसका जो दिखे, और वीवीपैट को भी रखा जाए सामने एक अलग से, ये करके कुछ बता रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि बैलेट पेपर में भी तो इस तरह से निर्लज्जता पूर्वक लूट लिया जाता है उसको, जो चंडीगढ़ ने दिखलाया? तो ये बीजेपी तो बैलेट पेपर में भी खेल कर सकती है, करना चाहेगी तो। धनंजय जी, बीजेपी तो किसी में भी गड़बड़ कर सकती है, बैलेट पेपर हो, मशीन हो, ये दोनों ना हो, आप और कुछ मंगल ग्रह से तकनीक ले आइए, उससे चुनाव करा लीजिए। उनके पास तो उसके बाद का रिसोर्ट वाली राजनीति भी है ना, खरीद फरोख्त की राजनीति है, तो आपके प्रदेश ने भी अंतरात्मा की देखा, और आवाज। हाल आपके प्रदेश ने भी देखा, और हाल में हमारे महाराष्ट्र में भी देखा, और अभी हाल में हिमाचल में भी हम लोगों ने देखा है। वही मैं कह रहा हूं, तो किसी भी तकनीक से आप चुनाव करा लीजिए। जिस पार्टी, जिस विचारधारा की लोकतंत्र और संविधान में ही आस्था नहीं है, वो जीती हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के जरिए गिरा देते हैं। गोवा में उनके पास 2 विधायक होते हैं, वो सरकार बना लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत कांग्रेस का, 68 में से 40 विधायक, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वहां राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी जिता लेते हैं। आज भी वो टूरिज्म चल रहा है, पंचकुला पहुंच गए विक्रमादित्य सिंह। सरकार कितने दिन चलेगी हम नहीं जानते। तो सवाल ये नहीं है कि आप चुनाव कैसे कराएंगे। हम मानते हैं कि बैलेट पेपर में भी गड़बड़ कर सकते हैं, वो ईवीएम में भी कर सकते हैं, वे कोई और तरीका चुन लीजिए उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जनता के फैसले में कोई भरोसा नहीं। वे जनादेश का हर मौके पर, हर अवसर पर अपमान करने को तत्पर और तैयार रहते हैं। वरना जीती हुई सरकारों को गिराने का क्या औचित्य है? इसमें कौन सा तर्क है? मैं तो कह रहा हूं ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकारें अगर बैलेट पेपर से भी जीत कराई होती तो भी क्या कर लेते आप? तब भी वे तो हवाई जहाज बिठाकर बेंगलोर ले जाते, पंचकुला ले गए हेलीकॉप्टर में बिठाकर विधायकों को। जनता को ही तय करना पड़ेगा कि इस सब को वो कैसे रोके। कोई बैलेट पेपर, कोई वीवीपैट, कोई ईवीएम मशीन इस धतकर्म को नहीं रोक सकती जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं।
वे जैसे चाहे वैसे जनादेश का अपहरण करते हैं, वे जैसे चाहे वैसे सत्ता में बैठे व्यक्ति को बेदखल कर सकते हैं, खुद सत्ता में आकर बैठ सकते हैं, वे जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्हें रोकने का इंतजाम सिर्फ जनता के पास। जनता सड़कों पर उतर के एक बार ऐसे लोगों को, दल बदलुओं को, जनादेश का अपमान करने वालों को, जनता के द्वारा किए गए फैसले को पलट देने वालों को, जब तक जनता उन्हें सबक नहीं सिखाएगी, कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती, कोई मशीन कुछ नहीं कर सकती। धनंजय जी, अब जिम्मेदारी जनता की है। जी, जनता की जिम्मेदारी है, बिल्कुल हम लोग डाल दें। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं भाई साहब, जनता इनको चुन के भेजती है और ये भेजती है कि आप ही कानून बनाएंगे। विधानसभा में बैठ के ये कानून बनाते हैं, लोकसभा में बैठ के ये कानून बनाते हैं, और कानून बनाने वाले लोग इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाएंगे। दल बदल कानून तो बनाया, ये आप इतने विधायक नहीं, ये ऐसे नहीं पलट सकते। तो क्या ये जो कानून बनाने वाले लोग हैं या कानून जो है, क्या ऐसे लोगों को रोक सकता है? और एक बात तब ये आती है कि जो पार्टी इमरजेंसी में खिलाफ थी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ थी, जो पार्टी जनसंघ खिलाफ खड़ा था, जनता पार्टी में शामिल हुआ था, और इनके लोग जो है इंदिरा गांधी को गाली देते कोसते समय थकते नहीं थे, और वो ठीक था, इंदिरा गांधी ने जो किया उसका विरोध करना ही चाहिए था और किया। लेकिन जिस तरह से ये पार्टी कर रही है, ये तो इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड तोड़ने में लगी हुई है। और जिस तरह से ये पार्टी कर रही है, कहाँ तो आप आए थे कि हम सब बदल देंगे, भारत हमारा देश है और भारत ही सबसे इम्पोर्टेंट है, हिंदुओं का देश है। राम को सम्मान नहीं मिला कांग्रेस में, राम तो मर्यादा के लिए जाने गए। ये देश तो अपनी संस्कृति, अपनी ईमानदारी, अपने भोलेपन के लिए जाना जाता है। वैसी स्थिति में ये ऐसी पार्टी जो करप्ट होने की किसी भी सीमा को लांग गई, और करप्शन का एक मायने नहीं है, आमतौर पे मायने समझते हैं कि आर्थिक बातों पे बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम तरीके के जो धत्कर्म हो सकते हैं इन लोगों ने किए हैं, और मुझे लगता है आगे रहेंगे तो और करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है, कौन सा संस्कार है, और ये क्या चाहते हैं? देखिए, वे चाहते हैं उनकी एक छत्र सत्ता देश पर कायम रहे। वे चाहते हैं कि कोई विपक्ष न हो, न सदन में, न सड़क पर। वे चाहते हैं कोई सवाल करने वाला मीडिया ना हो, ऐसी प्रेस ना हो जो सत्ता से सवाल करे। अगर हो भी तो विपक्ष से सवाल करे, जनता से सवाल करे, उनसे सवाल ना करे। क्योंकि उनका जो अल्टीमेट गोल है, उनका जो अंतिम लक्ष्य है, वो लक्ष्य हम सब जानते हैं। लोकतंत्र को हटाकर मनुस्मृति को लागू करना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, ये उनका मूल लक्ष्य। इसलिए उनके सामने विपक्ष हो, मीडिया हो, संविधान हो, ये सब बाधाएं हैं उनके रास्ते की। ये स्पीड ब्रेकर्स हैं जो उनको बार बार रोक रहे हैं मंजिल तक पहुंचने से। इसलिए वे चाहते हैं कि सत्ता में राज्यों से लेकर, राज्य तो छोड़ दीजिए, चंडीगढ़ तो नगर निगम ही है, हमने देख लिया। मैंने एक दिन कहा था कि अगर इनका बस चलेगा तो पंच और सरपंच के चुनाव में भी वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, और मध्य प्रदेश में हो चुका है। गुजरात में कर रहे हैं भाई साहब, बता रहे थे कल हमारे राजेश भाई, गुजरात में ये कर रहे हैं। सरपंच गुजरात में नहीं, उनको ले आते हैं पकड़ करके। मध्य प्रदेश में कर चुके हैं सर। अच्छा। मध्य प्रदेश में पिछले साल जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें एक कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्ट्रक्चर पारित किया है कि उसने बेईमानी से, गलत तरीके से बीजेपी समर्थित सरपंच को चुनाव जितवा दिया। चंडीगढ़ तो बहुत बड़ी चीज हो गई, चंडीगढ़ का बजट बड़ा होगा, वहां का नगर निगम है। जो लोग एक छोटे से पंचायत चुनाव में सारी नैतिकता को बलाए ताक रख सकते हैं, जो लोग संवैधानिक संस्थाओं को, जितनी हमारी जांच एजेंसियां हैं, उन सबको अपने औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश की घटना में धनंजय जी पहली बार सीआरपीएफ का प्रवेश हो गया। अब तक अपन ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए को सुनते थे कि विपक्षियों पर चाबुक चलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके जरिए ब्लैकमेल करके अपने पाले में लाया जा रहा है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स सॉरी, पहली बार सुन रहे हैं कि सीआरपीएफ की गाड़ी में एक राज्य के बागी विधायकों को लेकर दूसरे राज्य में जाया जा रहा है। आप कल्पना करके देखिए, अगर हिमाचल की पुलिस सीआरपीएफ के जवानों को, उस गाड़ी को रोक लेते,
कोई आपसी विवाद होता, कोई टकराव होता, तो उसकी परिणति क्या हो सकती थी, किस सीमा तक जा सकती थी। अगर बंदूकें तन जाती दोनों तरफ से, तो क्या सीन बनता। जैसे मणिपुर में सेना और स्थानीय पुलिस बंदूकें ताने एक दूसरे के खिलाफ बार बार घटनाएं हो रही। अभी तो एक पुलिस अधिकारी का अपहरण कर ले गए आतंकवादी, वहां की स्थानीय पुलिस ने अपने हथियार रख दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये देश के संघीय ढांचे पर भी हमला कर रहे हैं। हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों की अपनी जो स्वायत्तता है, राज्यों को अपने जो अधिकार हैं, उनको राज्यपालों के जरिए, राजभवनों के जरिए डिस्टर्ब किया जा रहा है। अभी शायद केरल या तमिलनाडु में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण नहीं दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने राजभवन में बैठा हुआ राज्यपाल जब विधानसभा में जा रहा है तो वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, वो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की तरफ से नियुक्त नहीं है, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि है। वो देश के संविधान की रक्षा के लिए वहां पर है, राज्य का प्रमुख है, वो संवैधानिक प्रमुख है। और वो अपनी मर्जी से पार्टी के इशारे पर, चूंकि वहां गैर भाजपा शासन है, गैर भाजपा पार्टी की वहां सरकार है, तो आप अपना अभिभाषण नहीं पढ़ रहे हैं। कौन सा तर्क हो सकता है इसके पीछे। राज्यपाल की ड्यूटी है सदन के सत्र के पहले दिन सदन में उसको अभिभाषण पढ़ना है, और वहां उसको किसकी तरफ से पढ़ना है। विडंबना देखिए धनंजय जी, राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ना है सरकार में बैठी हुई पार्टी की तरफ से, वहां की सरकार की तरफ से, पार्टी नहीं सरकार की तरफ से। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है तो सत्र के पहले दिन राज्यपाल कहेगा मेरी सरकार ने बीते वर्ष में ये किया है, मेरी सरकार ऐसा करने जा रही है। वो राज्यपाल की सरकार नहीं होती, वो किसी क्या नाम है उनका, रवि नाम है, जो भी है, तो मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश में है, कहीं किसी भी राज्य में राज्यपाल हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका अभिभाषण शुरू ही यहां से होगा कि मेरी सरकार, पार्टी नहीं, मेरी सरकार ने ये किया और मेरी सरकार ये करने जा रही है। और वो राज्यपाल सदन में अभिभाषण नहीं पढ़ के चला जाता है। ये संविधान का माहौल है, अवमानना है संविधान की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की, इस पूरी प्रणाली की अवमानना है। लेकिन केंद्र में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग यही सब करके पूरे ढांचे को तहस नहस करना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब, एक सवाल ये है कि आपने जैसा कहा पिछले सवाल के जवाब में कि अब नागरिकों को तय करना है, देश की जनता को तय करना है। जनता क्या करे? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है असंवैधानिक है। आपने जितने संशोधन किए हैं इसको लाने के लिए वो असंवैधानिक है, गलत है। लेकिन फिर भी कुछ जू नहीं रहेगा। और जितने इन्होंने दूसरे के घर गिरा आते हैं कि अवैध कह करके कि ये घर इलीगल है, कॉलोनियां तोड़ देते हैं, गरीबों के घर तोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है उसको भी जाके तोड़ आते हैं इनके अफसर। और इसके बाद इनके जो अवैध सब घर, बंगले, बिल्डिंगें बनाई गई, बड़े बड़े पूरे देश में बीजेपी कार्यालय 5 स्टार होटल की तरह बनाया गया, उन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे लेकर के वो तमाम अनैतिक काम करें। तमाम तरीके के सीआरपीएफ का आपने जिक्र किया कि किस तरह से सीआरपीएफ के लोग गाड़ी में बिठा के ले गए। ईडी किस तरह से जाती, हम लोग लंबे समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर पर लंबे समय से बात कर रहे हैं कि किस तरह से सेना और उसमें टकराव हो रहा है और हथियार रख देते हैं, और किस तरह से बेईमानियां हो रही हैं। यही नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे थे कि राजस्थान में बलात्कार बहुत हो रहे हैं, और अभी लगातार हो रही है घटनाएं, वहां बढ़ गई हैं घटनाएं। तो क्या नागरिक इसको देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा? ये बड़ा रहस्य है सचमुच में धनंजय जी। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, इस वक्त अपराध में चरम पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं जो प्रतिदिन ना होता हो। अपहरण उद्योग फल फूल रहा है, वहां पर रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस या जुल्म की इंतहा हो रही है, दलित युवक पुलिस की गोली से मारे जा रहे हैं। अब कल बतलाइए भाई साहब कि कल जो है एक आया कि 2 बहनें ईंट भट्ठे में काम करने वाली 2 लड़कियों ने पेड़ से लगा के खुद को मार लिया, और उसकी वजह बताई जाती है कि जो ईंट भट्ठे पे काम करने वाला है, इसका मालिक था शायद, उसने उसके नहाते हुए वीडियो बना लिए थे। इसकी वजह से इस गिलानी में जो है वो लड़कियां दोनों मर गई, कम उम्र की लड़कियां थी, नाबालिग लड़कियां थी।
लेकिन उनका घर बुलडोजर अब तक गया नहीं है तोड़ने के लिए। अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक तो मुसलमान को तोड़ चुके होते। तो इस तरह का निर्णय लेते हैं, फिर भी जनता जो है किस तरह से निर्णय ले रही है, जो आप बता रहे थे। कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए, इसमें एक बड़ी भूमिका मुख्यधारा के मीडिया की है। हमारे लोकतंत्र में घुन लगाने का काम, उसे खोखला करने का काम, समाज की धमनियों में जहर भरने का काम जितना मुख्यधारा का मीडिया कर रहा है, हमारे देश का दुनिया के किसी देश में नहीं करता होगा। अभी कल ही तो फैसला आया है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अथॉरिटी का, जिसमें बड़े बड़े चैनल्स पर जुर्माना किया गया है। किसी पर 1 लाख, 2 एंकर्स पर 50-50 हजार रुपए, और उनसे कहा गया है कि वीडियो डिलीट करें, जो हिंदू मुस्लिम एंगल से हेट, नफरत फैलाने के लिए चलाए गए थे, वो श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में। तो मुख्यधारा का मीडिया जब ये सब कर रहा है, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जनता भी धर्म की अफीम चाटकर बेसुध हो गई है। उसको अब अपराध नहीं दिखाई दे रहे, उसको गरीबी नहीं दिखाई दे रही, उसे बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, उसको महंगाई नहीं दिखाई दे रही। आज फिर पेट्रोल महंगा, एलपीजी महंगा हो गया है, आज फिर एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं। जो जनता 400 रुपए के एलपीजी गैस सिलेंडर पर सड़कों पर उतर आती थी, जिस जनता को महंगाई डायन लगती थी, वो जनता 1100-1200 रुपए के एलपीजी सिलेंडर पर उफ नहीं कर रही। अब उसके लिए महंगाई डार्लिंग बन गई है। तो इसमें कोई क्या कर सकता है धनंजय जी? सच बात यह है कि कई बार हम और आप भी हताश से होते हैं। एक विवशता दिखाई देती है कि इस जनता को क्या हो गया है। ये देश की जनता तो बड़ी जागरूक थी, इसने इंदिरा गांधी की सत्ता को पलट दिया था, इसने जब जिसे चाहा तब उसे सत्ता से बाहर कर दिया। आज उसको अपना हित अहित क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आज उसे महंगाई क्यों नहीं दिखाई दे रही? इतिहास की सबसे बड़ी 45-50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस वक्त देश में है, वो नहीं दिखाई दे रहा। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के थैले पर आश्रित हैं। ये अपमानजनक स्थितियां उस 81 करोड़ जनता को नहीं दिखाई दे रही। उसको महसूस नहीं हो रहा कि इस सरकार ने, इस जनता ने उसे भिखारी बना दिया है, उसके स्वाभिमान को खत्म कर दिया है। जब तक उसे समझ में नहीं आएगा तो द नागरिक अपना नागरिक कर्तव्य जरूर पूरा कर सकता है, लेकिन असल में जो लोग नागरिक हैं, उनके भीतर नागरिक चेतना का विस्फोट हो, नागरिक चेतना उनमें जागे, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। धनंजय कुमार जी, द नागरिक, डॉक्टर राकेश पाठक सिर्फ हरकारे के रूप में आवाज लगा सकते हैं, जागते रहो, लेकिन जो जागते हुए सोने का अभिनय कर रहा, उसे कोई नहीं जगा सकता। जो सो रहा उसे तो जगाया जा सकता है। हमारा समाज जागते हुए सोने का अभिनय कर रहा है, वो कुछ सुनना समझना नहीं चाहता। जी धनंजय। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि क्या लग रहा है 2024 में कुछ बदलाव की उम्मीद है, या एक बार फिर मोदी सरकार? क्या लग रहा है आपको? देखिए धनंजय जी, हम सब लोग संविधान लोकतंत्र के समर्थक हैं। हम शांति, सद्भाव, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, इन सब चीजों में भरोसा करते हैं। इसलिए नागरिक के तौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि कम से कम एक बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा या नहीं होगा ये हम लोग ज्योतिषी नहीं बता नहीं सकते, लेकिन ये बात सही है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी की डगर कठिन है। सामने राहुल गांधी जैसा नेता है, कांग्रेस है, कांग्रेस के पास एक दलित अध्यक्ष है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, काफी बड़ा कुनबा हो गया है। तो अगर ये सब लोग मिलकर लड़े, ये जो बिखरी हुई लकड़ियां हैं, ये एक साथ सिमट कर लड़ी। वो जो हम लोग टीवी पर दूरदर्शन के दिनों में गाना सुनते थे ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो ये जो अनेक चिड़िया अगर एक साथ हो मिलकर कोशिश करेंगी, तो बहेलिया ने जो जाल बिछाया है ना, उसको लेकर उड़ जाएंगी। अब जिम्मेदारी जनता की है। अगर ये लोग एक साथ चुनाव लड़ते हैं, 1 on 1, अगर 300 सीटों पर भी, 400 सीटें तो बहुत ज्यादा है, 300 सीटों पर भी अगर एक के सामने एक प्रत्याशी हुआ, तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को दिन में तारे देखना पड़ेंगे। जी धनंजय जी, दिन में तारे देखना पड़ेगा। अभी तो नागरिक तारे देख रहे हैं, अब नागरिक नेताओं को तारे दिखाएं, वैसे समय की बहुत दूर नहीं है वो समय। 2024 का जब चुनाव होगा अप्रैल मई में जब भी हो, तो तारे दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं क्या, या
फिर जो है 5 साल तक ऐसे ही तारे देखते रहेंगे और फिर तारे भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। ये दर्शकों को, नागरिकों को समझना है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बतलाएं और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप आए और आपने इतनी बातें की। धन्यवाद आपका।